चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक और आईटीआई के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपका पॉलिटेक्निक और आईटीआई में कई बार पूछा गया है। और साथ में यहाँ से 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें से 10 क्वेश्चन लड़ने के चांसेस 100% लेकर चलूंगा, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है ना। इस पार्ट में मैं सिर्फ साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगले पार्ट में मैं मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा। यानी समझिए एक तरह से आपका जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई का तैयारी जो है ना स्टार्ट हो चुका है। मैं पहले भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में विस्तार से सारी जानकारी दे चुका हूं, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें क्या करने, क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब देखते हैं पॉलिटेक्निक और आईटीआई में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो इन सभी में क्या होता है ना, 3 विषय के क्वेश्चन आते हैं, क्या मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ये 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं बाबू। अब यहां से हम लोग समझेंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बुआ, मेरे पास किताब है, यहाँ पर मैं उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहे होगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा ध्यान से कि जब जल जमता है, वो क्वेश्चन है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित रहती है, या कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है आपका कि जब जल घूमता है तो उसके अणुओं की, जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी। समझिएगा बाबू इस चीज को आप ध्यान से। देखो मान लो ये जल है, जल जब ऐसे रहता है ना, जब जल ऐसे होता है ना, मतलब जब जल क्या होता है, जमा नहीं रहता, देख ना उसका कण एकदम अंदर से चिपका रहता है, पतला रहता है ना, पूरी तरह से चिपका रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये जमना शुरू करता है ना, वैसे वैसे इनके जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। जब कोई द्रव जलीय अवस्था में है, जब कोई जल द्रव की अवस्था में होती है तो उसके कण बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन जैसे ही जमना शुरू होता है उनके कण के बीच की दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन था कि जब जल जमता है तो उसके बीच की दूरी क्या होती है, तो उनके बीच की दूरी जो है ना बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑप्शन कौन सा मारिएगा भैया, बी मारिएगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जब जल जमता है तो उनके बीच की अणुओं की दूरी क्या होती है, तो बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑप्शन इसमें से आपको मारना है बी। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से समझना। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि एक घोड़ा, ऊपर क्वेश्चन देखिए, एक घोड़ा 20 न्यूटन के, बोले कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य। देखो यहाँ पर पहले दिया क्या क्या चीज है, बोला कि एक घोड़ा वो कितना बल लगाता है, तो बोला 20 न्यूटन के बल से, यानी ये आपको एफ का मान दे दिया है। 20 न्यूटन के बल से आप विस्थापन एस दे दिया आपको कि कितना, 5 मीटर की दूरी, यानी विस्थापन समझोगे 5 मीटर लेकर चल रही है वो। तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है, कार्य का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो वो कार्य मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, यानी एफ गुना एस हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। या देखिए 9th का क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आईटी और पॉलिटेक्निक में 9th और 10th से ही क्वेश्चन करता है। तो देखो बाबू, बस इतना आपको क्या दिया, बल दिया, विस्थापन दिया, एस का मतलब विस्थापन 5 मीटर तक खींचती है, तो ये कार्य डब्ल्यू ज्ञात करना। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, यानी एफ गुना एस। तो बल कितना दिया, 20, गुना देख सकते हैं यहाँ पर एस कितना दिया है, 5। कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है आपका। इसी टाइप से ऑप्शन दिया है, यानी जो किया गया कार्य होगा वो होगा 20 गुना 5 जूल होगा। ये ऑप्शन आपको दिया है, देख सकते हो ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलाते हैं। देखो इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो 5/10 जूल दिया है, दूसरा 20/5 जूल, तीसरा 20 गुना 5 जूल। तो ये आपका तीसरा सही होगा, ऑप्शन सी होगा 20 गुना 5 जूल, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, यानी पानी से भरी अगर कोई बोतल है, जैसा आप स्प्राइट वाला पीते हैं बोतल, उसमें पानी नहीं भरा रहता है, चाहे स्प्राइट ही भरा रहता है, तो उसमें होता है कि दाब अधिक कहाँ होता है, बीच में होता है कि पेंडी में होता है कि ऊपर होता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है कि बोतल के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी है बोतल के मध्य में, ऑप्शन सी है पहले ऊपर फिर मध्य में, और ऑप्शन डी बोतल की पेंडी में। तो सबसे ज्यादा दाब कहाँ रहता है, सबसे ज्यादा दाब कहाँ रहता है। अच्छा सोचिए, आप जब कहीं बैठते होंगे तो आप सबसे ज्यादा दाब कहाँ कैसे लगा, काची से लगाते हैं, सबसे ज्यादा क्या चीज से दाब बनाते हैं, तो बैठते हैं तो भाई आपके बतख से ना सबसे ज्यादा दाब बनता है। कहने का मतलब देखो, किसी का भी अगर पानी डाल रहे हैं कहीं भी, तो सबसे ज्यादा दाब उसके पेंदी से निकलता है, पेंदी से, याद रखिएगा। तो अगर बोतल आपके पास है, ये बोतल है, इसमें आप पानी भर दिए पूरा, तो इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि सारा पानी का वजन नहीं पड़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा दाब कहाँ बनेगा, पेंडी पर बनेगा। समझ में नहीं, कहाँ बनेगा, पेंडी पर। 50 किलो अगर
मान लो कि आपके पास एक चौकी है और उस पर 50 किलो सामान आप डाल दिए, तो कहाँ उसका वजन पड़ेगा? चौकी पर ना पड़ेगा। समझ में आ रही है? हई चौकी है, इस पर पूरा 50 किलो सामान लाद दिए, तो हई चौकी के लिए क्या कहलाएगा? पेंडी कहलाएगा। वहां पर उस पर जोर पड़ी है बहुत ज्यादा। समझ में ना बुआ? याद रखना। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, बोतल की पेंडी पर। क्या होगा? बोतल की पेंडी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में, देख सकते हैं ऊपर मैं लिख भी दिया हूं, ठीक है, स्क्रीन पर आप देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन कि घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है? घड़ी में जो घंटा वाला सुई होता है ना, उसका आवर्तकाल क्या होता है? 11 मिनट 60 मिनट 60 सेकेंड और 12 घंटे। देखो बुआ, घड़ी वाला घंटा वाला पूछा है कि आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? समय होता है, ठीक है ना। तो घंटे वाले का जो आवर्तकाल होता है वो 12 घंटे होता है, क्योंकि वो घंटे दिखाता है कि 12 घंटे पूर गया, फिर 12 घंटे के बाद 1 बज जाता है। तो घंटे का आवर्तकाल जो होता है ना, वो 12 घंटे को दिखाता है। लेकिन वही पूछता है कि मिनट वाले सुई के घंटे का, मिनट वाले सुई का आवर्तकाल कितना होगा? तो मिनट वाला 60 मिनट में चेंज अप हो जाता है, तो 60 मिनट। लेकिन सेकेंड वाला पूछता तो 60 सेकेंड हो जाता। तो घंटे वाला पूछा, याद रखिए 3 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला पूछेगा कि मिनट वाले सुई का आवर्तकाल, तो मिनट वाले सुई का आवर्तकाल 60 मिनट, और सेकेंड वाले सुई का आवर्तकाल तो 60 सेकेंड। लेकिन घंटे वाले सुई का आवर्तकाल तो घंटा 12 घंटा, 24 घंटा नहीं, 12 घंटे के बाद चेंज हो जाता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग? डी मारेंगे। कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन देखिए जरा सा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कैसी होगी? ऑप्शन है अवमंदित गति, ऑप्शन बी है त्वरित गति, ऑप्शन सी है असमान गति, और ऑप्शन डी एक समान गति। देखो बोला है कि एक समान समय मतलब 2 गाड़ियां हैं, ठीक है ना, 2 गाड़ियां एक समान समय से चली है और समान वेग से आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर 2 गाड़ियां है, ये भी गाड़ी ये भी गाड़ी, एकदम एक समय से शुरू हुआ, साथे साथे चल रही है, साथे साथे, आगे पीछे नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो बताना है कि इनकी गति कितनी होगी। एक समान चाल से चले तो उनकी गति भी क्या हो जाएंगी? एक समान ही गति हो जाएंगी। यानी एक समान जब चाल से वो चल रही है, साथे साथे चल रही है, तो दोनों गति कैसा होगा? समान होगा। तो इसमें से ऑप्शन मारेंगे एक समान गति। पूछा कैसा गति होगा? तो एक समान गति होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? डी मारेंगे, एक समान गति। क्या मारेंगे? एक समान गति। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन बोला सदिश राशि। बताना है कि कौन सदिश राशि है। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। आप बोल रहा है कि इनमें कौन सदिश राशि, आपको ये बताना है। बाबू सदिश राशि जैसे ऑप्शन है कि दूरी, तो दूरी तो एक अदिश राशि होती है। चाल, चाल भी एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान केजी, ये भी क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। वेग, ऑप्शन सी है वेग। देखो ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है वेग, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो इसमें दूरी, चाल, द्रव्यमान ये तीनों अदिश राशियां होती है। लेकिन वेग जो होता है ना, वो सदिश राशि होती है। देखो बुआ, वेग का ऐसे मात्रा लेकर चलेंगे तब मीटर प्रति वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा, वेग हो चाहे त्वरण हो, ये दोनों कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बल भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखो वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का ऐसे मात्रक जो होता है ना, वो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। यहाँ से क्वेश्चन समझो क्या क्या करेगा। क्वेश्चन कर सकता है वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि। वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और भी क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है कि वेग की बीमा क्या होती है? वेग की बीमा क्या होती है? तो LT/-1 पूछेगा। अगर वेग की बीमा क्या होती है तो क्या बोलेंगे? LT/-1। अगर ये पूछेगा त्वरण की बीमा क्या होती है तो LT/-2। इस सब चीज को आप याद रखिएगा। यही सब तो क्वेश्चन ही करता पॉलिटेक्निक और ITI में, हार्ड नहीं करता बाबू। इसी कारण से मैं जो समझा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते चलेगा आप। तो वेग का ऐसे मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का ऐसे मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर बीमा पूछा कि वेग का बीमा क्या होता है तो LT/-1। अगर त्वरण का बीमा पूछा तो LT/-2। याद रखिएगा सब चीजें। तो बोला कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो वेग हो जाएगा, ऑप्शन सी टच कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। आगे बोल रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए। देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई समतल दर्पण है, ओके। अब इसको बोल रहा है कि 10 डिग्री घुमा दीजिए। इसको ऐसे घुमा दिए, 10 डिग्री मतलब घुमा दिएगा, ऊपर घुमा दीजिए नीचे घुमा दीजिए, और उसके बाद किरण को आपतित करेंगे तब क्या होगा?
उसके बाद किरण को आपतित करेंगे तो जितना डिग्री आप घुमाएंगे समतल दर्पण को ना, उसका दुगुना जो प्रवर्तित किरणें होती है प्रवर्तित होती है, मतलब उसका दुगुना प्रवर्तित किरणों का मान देखने को मिलता है। समझो यहाँ पर प्रवर्तित किरण कितनी घूमेगी, तो प्रवर्तित किरण उसके दुगुना घूमती है। अगर मान लीजिए समतल दर्पण को 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री घुमा दिया गया है, तो इसमें जो प्रवर्तित किरणें होती है, जाने वाली किरणें होती है, वो इसके दोगुना घूम जाएंगी, मतलब कितना हो जाएगा 20 डिग्री घूम जाएगी। तो इसमें से ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन आपको दिया है कि 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, तो इसमें से ऑप्शन ए मारिएगा कितना 20 डिग्री है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। देखो सब समझने वाली क्वेश्चन है, मैं अब सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ बस। आगे क्वेश्चन आपका है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है, यहां से समझो बुआ, घर में जो धारा प्रयुक्त होती है वो क्या होती है, बता दें। घर में जो धाराएं प्रयुक्त होती है वो होती है, वो क्या होती है, दिष्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। देखो बुआ, हमारे घर में जो आपूर्ति होती है वो होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। पूछता भी है कि हमारे घर की आपूर्ति कितनी होती है, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब ये देखो यहाँ पर हर्ट्ज जो होता है ना, आवृत्ति का ऐसे मात्रक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और ये भी का मतलब वोल्ट हो गया। वोल्ट क्या होता है, तो विभव चाहे विभवांतर दोनों का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। पूछेगा हमारी घरों की आवृत्ति क्या होती है, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सिर्फ पूछेगा हमारी घरों की आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति 50 वोल्ट होती है, क्योंकि आवृत्ति कैसे मतलब हर्ट्ज होता है। हमारे घरों की आपूर्ति पूछेगा कितनी होती है, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। समझ में आ रही है ना, फिर से समझो। पूछेगा हमारे घरों की आवृत्ति कितना होती है, हमारे घरों को बिजली की आवृत्ति पूछेगा सिर्फ, तो आवृत्ति कैसे मतलब हर्ट्ज होता है, तो सिर्फ 50 हर्ट्ज बोलेंगे। लेकिन यही पूछेगा हमारे घरों के बिजली की आपूर्ति कितनी होती है, तो वो होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम लोग यही पढ़ रहे थे कि हमारे घरों में जो बिजली प्रयुक्त होती है वो कौन सी बिजली आती है। देखो हमारी घरों में आती कौन सा है, तो हमारी घरों में जो बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सी धाराएं आती है, प्रत्यावर्ती धाराएं। याद रखना, धारा का ऐसा ही मात्रक का हमेशा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। यानी इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है उसे हम लोग धारा कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार किया कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। भैया इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होगा तो आवेश बनेगा, इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होगा तो धाराएं बनेंगी। ठीक है ना, धारा कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। भैया याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है ना। अगर यही पूछे, यही क्वेश्चन आपसे करे कि 1 कूलम आवेश से कितना एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर सकता है, तो 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर सकता है। देखो क्वेश्चन समझो, देखो इसी का मैं डीप में बता रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन मिस नहीं हो। समझ में आ रही है। देखो बुआ, मेरे समझाने का बस इतना मतलब होता है कि मैं 10 क्वेश्चन आपको समझाऊं तो उससे 100 क्वेश्चन आपका रेडी हो जाए। देख रहे ना, हर क्वेश्चन पर मैं नई आपको चीजें बताते जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा जो मैं आपको समझाया हूँ। समझ में आ रही है ना। देखो तो पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर ये पूछे कि 1 कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाती है। अगर मान लो एक दो गो इलेक्ट्रॉन मिला दिए, देखो यहाँ पर समझो, एगो इलेक्ट्रॉन फिर एगो इलेक्ट्रॉन मिला दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसको हम लोग अल्फा कण कहते हैं। कौन सा कण कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। और अल्फा कण का आवेश इसका दुगुना कर देते हैं, 3.2 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। पूछेगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों को संयोजन से क्या बनता है, तो अल्फा कण बनता है। अब पूछ सकता है अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो 3.2 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। समझ में आ रही है ना। ये सब बेसिक चीजें, ये सब बेसिक चीजों को याद रखना है। तो हमारे घरों की जो बिजली होती है, जो आपूर्ति होती है, वो क्या होती है, जो मतलब कौन सी धाराएं हमारे घरों में आती है, तो धाराएं जो आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व क्या होता है। लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व क्या होता है बाबू। देखो लंबी धारावाही परिनालिका मतलब, देखो ये क्वेश्चन समझना ध्यान से, समझने वाली चीज एक सब है। ठीक है ना, इतनी चीजें मैंने आपको डीप में समझा दिया अभी। ठीक है, आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी।
देखो अब बोला है कि लंबी धारावाही कोई परिनालिका है, बताना है कि उसमें धारा का मान क्या होगा, यही सब बताना। देख लेते हैं। हाँ, चुंबकत्व का मान बताना है कि अगर कोई परिनालिका किसे कहता है मालूम है ना, किसी भी अचालक पदार्थ जिसमें धारा नहीं बहती उसमें तार लपेट दीजिए, ये अचालक इसमें तार लपेट देंगे, ये क्या बन जाएगी, परिनालिका बन जाएगी। तो बोले कि इस परिनालिका का चुंबक तो क्या होगा ये बताना आपको। ऑप्शन भी देख लीजिए। बोल रहा है कि मध्य में कम होगा, सभी जगह समान होगा, सिरों पर कम होगा, सिरों पर अधिक होगा। देखो तो जो भी परिनालिकाएं होती है ना, यदि उनका चुंबक तो पूछ रही है तो सबसे ज्यादा देखो परिनालिका सबसे ज्यादा चुंबक तो उनके सिरे पर होता है, सिरे पर आकर्षित करने का गुण बहुत ज्यादा होता है, देखिएगा ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेगा कि धारावाही परिनालिका का चुंबक तो कहाँ अधिक होता है, चाहे कहाँ क्या होता है, तो बस आंख मूंद के बोलना जो सिरा इसका होता है ना यहाँ पर अधिक होता है, जो सिरा होता है ना यहाँ पर अधिक होता है इसका चुंबक। तो ऑप्शन कौन सा टच करेंगे बाबू। तबियत खराब है फिर भी आप लोगों के लिए क्लास चलाई जा रही है ताकि आप लोगों का पॉलिटेक्निक और आईटी का तैयारी हो जाए बढ़िया से, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला कि तैयारी कराऊंगा तो अब तैयारी स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मारेंगे, डी मारेंगे, ठीक है ना। कि बोला था क्वेश्चन की लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबक तो क्या होता है, तो सिरों पर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जरा सा आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान। अब देखो यही परिनालिका इसके अंदर बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा, ठीक है ना। मान लो कि ये स्थान है, इस स्थान पर ये रखा गया है, ये घर मान लो एक तरह से यहाँ पर परिनालिका रख दिया गया, तो बोला इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान। देखो तो जैसे जैसे अक्ष से इसको परिनालिका को ऊपर ले जाएंगे ना, वैसे वैसे इसके चुंबकीय प्रेरण का मान बढ़ जाता है। यानी अक्ष से जैसे जैसे ऊपर उठाएगा वैसे वैसे चुंबकीय प्रेरण का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपका है। तो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका है कि शून्य होता है, यानी चुंबकीय प्रेरण का मान बोला शून्य होता है, अक्ष से दूरी के साथ घटता है, समरूप होता है। और ऑप्शन डी अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। तो मैंने बताया ना, अक्ष से जैसे इसको ऊपर ले आएंगे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय प्रेरण का मान बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे, डी मारेंगे। इस तरह मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दिया किसका, अभी इंपॉर्टेंट 10 करवा दिया आपको फिजिक्स का, ठीक है। अब इसके अनुसार अपना मिला लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत सारा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया के लिए, सबका नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं रसायन शास्त्र के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। ऑप्शन आपके पास है, देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन। सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है कि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बोला संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो इसमें देखिए बाह्यतम कक्ष में 2 मतलब सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन कक्षा पहली कक्षा में भरेगा, उसके बाद बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब देखो जैसे ऑक्सीजन का मान लो कि 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 26 आएगा। तो 6 क्या है, तो बाह्यतम कक्ष में है ना, तो यही बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन कर रहा है आपको कि किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। तो भैया परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कहलाते हैं। तो इसमें से बाह्यतम कक्ष आपका ऑप्शन डी है कि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कभी कुछ बेसिक जानकारी जान लो, ठीक है ना। कोई भी अगर परमाणु आपके पास है तो परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में 2 कण होता है। देखिएगा नाभिक में कौन कौन सा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद इस नाभिक के चारों ओर जो घूमने वाला कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर देखी जाए तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन सा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, सेम होते हैं, बशर्ते दोनों क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है ना धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है प्रोटॉन धनावेशित होता है क्योंकि ये देने का गुण रखता है और ये ससुरी इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखता है। बस देखो इतना आपको मोटा मोटी याद रखना है बाबू, बस इतना याद रखना है कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। आप पूछेगा नाभिक में कितने मौलिक कण होते हैं, तो खाली नाभिक में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई अवयस नहीं होता है। आई भी क्वेश्चन करता है परमाणु उदासीन क्यों होता है। परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और उसके चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की संख्या सेम होती है। ये देखो इसकी संख्या भी वही होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका भी वही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बशर्ते इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ये प्लस होता है। दोनों का आप आपस में
में मिलाएंगे तो ये सेम सेम है, बस अर्थात प्लस माइनस से कट के क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो का मतलब क्या होता है उदासीन हो जाता है। बस इतना याद रखना है, इतना बोलना है कि परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, जिसके कारण से परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक है, ये आप चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग जहां पर थे वहां पढ़ते हैं, बोला कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के, तो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन इसमें से डी आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है कि देखो क्वेश्चन देख सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। नाभिकीय जो रिएक्टर होती है ना, उसमें अनियंत्रित क्रियाओं को नाभिकीय अनियंत्रित क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उसमें एक छड़ डाली जाती है, जिसको हम लोग कैडमियम का छड़ कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन करें नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी छड़ डाली जाती है, क्या चीज का, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया है यूरेनियम का, ग्रेफाइट का, कैडमियम का, प्लूटोनियम का। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती है, नियंत्रित करने वाली छड़ें होती है, वो होती है कैडमियम का। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारिएगा, सी मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? मालूम है रसायन विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? लेवोजियस को कहते हैं। तो इसमें आपको नाम दिया है लेवोसियर दिया है। लेवोसियर कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा रसायन विज्ञान का पिता लेवोजियस। अगर नहीं दे रहा है तो आप यहां से मारिएगा। देखो ऑप्शन ए है प्रिस्टले, ऑप्शन बी है लेवोसियर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है सीले और ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी मारिएगा लेवोसियर। ठीक है ना, लेवोजियर या लेवोसियर। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन देख सकते हैं बोर्ड पर, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर होता है, या कोई पदार्थ निकल जाता है। तो बाबू देखो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी जल का जो ताप होता है ना, जो ताप होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें से ऑप्शन आप ए मारिएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी खाना बन जाती है। तो प्रेशर कुकर यही करता है कि जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, मतलब उसके गर्म करने के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि FeCl3 का जलीय विलयन होता है। देखो बोला है कि FeCl3 का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या दोनों होता है? आपको ये बताना है, ये बताना है। इसका जलीय विलयन बताना है। जल मिला देते हैं और रिएक्शन करा कर देख लेते हैं कि आखिर क्या आ रही है। देखो जैसे रिएक्शन कराएंगे FeOH3 बनेगा आपका ये, ठीक है, और साथ में यहाँ पर निकल जाएगा आपका HCl भी निकल जाएगा। तो देखो जो ये आपका FeOH है ना, ये दुर्बल क्षार है। कौन सा है? क्योंकि OH है तो OH किसके संग जुड़ता है? क्षार के संग। तो ये दुर्बल क्षार, कमजोर क्षार है। और ये क्या है? एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब ये प्रबल अम्ल हो गया। तो याद रखिएगा बाबू, बस इतना आपको इतना याद रखने वाली बात है कि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर हमेशा अम्लीय विलयन बनाते हैं। यानी दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, यानी कमजोर क्षार ले लीजिए, आप प्रबल अम्ल ले लीजिए। तो प्रबल जो मजबूत होता है वही नाभी होता है। तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल दोनों को मिलाएंगे तो जो यहाँ पर विलयन बनेगा वो अम्लीय ही बन जाता है। तो इसका मतलब है कि FeCl3 का जलीय विलयन निकालेंगे तो क्या आएगा? अम्लीय विलयन आएगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आप टच करिएगा? ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर, सल्फर डाइऑक्साइड का यानी SO2 का अगर आप जलीय विलयन निकालते हैं H2O तो क्या होगा? देखो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो इसका जो होता है ना H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल इसको कहते हैं। यानी इसका जलीय विलयन भी क्या बनाता है? एक अम्ल बनाता है। तो इसका भी ऑप्शन अम्लीय ही मारेंगे। ऑप्शन देख सकते हैं चारों, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है? बताना है कि O2 जो ऑक्सीजन होती है ये गैस क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन क्या होती है? देखो ऑक्सीजन गैस की खासियत होती है, ओजोन का नाम सुने, ओजोन का सूत्र O3 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। देखिए 3 गो तो 3 गो, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा कार्बन में भले ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो भैया 2 होते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन वहां पर आते हैं, बोले कि ऑक्सीजन क्या है? अम्लीय, क्षारीय। तो ऑक्सीजन न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, वह एक तरह का अवलनीय गैस है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन मारेंगे न तो अम्लीय न तो क्षारीय। क्या मारेंगे? न तो अम्लीय न तो क्षारीय। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एंड करेंगे वीडियो को, वीडियो लंबा हो रही होगी। बोले धोने वाले सोडा का सूत्र, भैया सबको जानता है धोने वाले सोडा का सूत्र। अब क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ। धोने वाले सोडा
सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू चलता है 10H2O। तो ऐसा जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है ना, बी टच हो जाएगा। आगे बोले लकड़ी क्या, देखो लकड़ी क्या होता है बाबू, तो इसमें पेड़ पौधे से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है ना, पेड़ पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो लकड़ी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट का एक मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया बोले कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, और ऑप्शन डी है कार्बनिक तत्वों का मिश्रण है। तो लकड़ी जो होती है ना वो कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होती है, तो इसमें ऑप्शन सी मारेगा। आगे प्राकृतिक रेशम कौन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीअम्ल, पॉलीसेक्राइड। तो प्राकृतिक रेशम जो होते हैं ना, मतलब प्रकृति के द्वारा जो बनती है रेशम वो होती है पॉलीएमाइड, और सब जो पॉलीएस्टर है, जो पॉलीसेक्राइड होती है, पॉलीअम्ल है, ये सब कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब अपने से बना जाती है। खाली पॉलीएमाइड जो है ना, एमाइड पॉलीएमाइड ये प्राकृतिक रेशम होती है। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो फेन उत्प्लवन विधि में कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, अलग अलग क्लास में। अब 10th होंगे तो 10th में भी पढ़ाया गया फेन उत्प्लवन विधि, ठीक है ना। ये तीसरा चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ना भी था। वही बोला फेन उत्प्लवन विधि जो होती है उसमें बताना है कि किस कौन से तेल का प्रयोग करी जाती है। देखो बुआ, फेन उत्प्लवन विधि में पाइन का तेल का यूज करी जाती है, पाइन तेल। अब पूछेंगे पाइन का हिंदी क्या होता है, चीर होता है, चीर का तेल, ठीक है ना। देखो फेन उत्प्लवन विधि में कहीं कहीं पाइन का तेल लिख देता है, कहीं कहीं चीर का तेल लिख देता है। तो चीर का तेल मारिएगा चाहे पाइन का तेल, ये पाइन उसका इंग्लिश हो गया, चीर हिंदी होता है। तो फेन उत्प्लवन विधि में चाहे झाग प्लवन विधि में पूछेगा तो वहां पर किस तेल का प्रयोग करते हैं, तो चीर का तेल का प्रयोग करी जाती है, ठीक है। आगे देखिए आप अंतिम क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। बोला कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये अंतिम क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देते हैं। देखो बोला कि नाइट्रोजन N2 मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है, देखो बाबू Mg3N2 बनाता है। क्या बनाता है, Mg3N2। तो आपको ना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन मिला इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में जो क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आपको उसके बेसिक में जाकर समझाइए। आपको लग रहा है कि आपके लिए काफी मेहनत कर दिया है तो इस वीडियो को फैलाइए यार, हर जगह शेयर करिए ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊं पॉलिटेक्निक और आईटीआई को लेकर, और आप भी अपना एग्जाम को अच्छा से मतलब क्रैक कर जाए और आप भी पॉलिटेक्निक और आईटीआई में अपना एडमिशन करा लें। चाहते हैं कि भरपूर तैयारी करो तो वीडियो को फैलाइए। 50,000 से 1 लाख इस वीडियो पर व्यूज आनी चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर इसके आगे वाले पार्ट को लेकर फिर मिलूंगा।